गाइज मैं हूं रवि मीणा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कंकाल तंत्र का पार्ट 1 पढ़ा था। अब कंकाल तंत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कल जो पढ़ा था दोस्तों, उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था, जिससे कि आपको अच्छे से रिविजन हो जाएगा और सेकेंड पार्ट पढ़ने में इसमें आसानी हो जाएगी। दोस्तों, बात करता हूँ दोस्तों मानव के कंकाल तंत्र की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय बच्चे में भ्रूण अवस्था में बच्चे के शरीर में 300 हड्डी उपस्थित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में 10 से 12 साल की उम्र तक होता है दोस्तों, उस समय जो बच्चे में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 270 से लेकर के 280 तक। उसके बाद में दोस्तों, जब बच्चा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उस समय उसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 206। कितनी होती है दोस्तों? 206। अब बात करते हैं दोस्तों मानव कंकाल की। तो मानव कंकाल मैंने आपको बताया था कल कि मानव कंकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय या अनुबंधी कंकाल। दोस्तों, बात करूं मैं अक्षीय कंकाल की, तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 80 अस्थियां होती है। और उपांगीय या अनुबंधी कंकाल की बात करूं दोस्तों, तो उसमें 126 अस्थियां होती है। अब बात की जाए दोस्तों अक्षीय कंकाल की, कि अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, अक्षीय कंकाल होता क्या है, सबके पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अक्षीय कंकाल होता है दोस्तों जिसमें शरीर के मुख्य पार्ट आते हैं, जैसे कि सिर आ गया, सीने की अस्थि। दोस्तों, सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम, जिसे सीने की अस्थि हो गई। उसके अलावा दोस्तों रीढ़ की हड्डी हो गई। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है कशेरु की दंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? कशेरु की दंड। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए पसलियां हो गई। तो ये सब दोस्तों किस में आते हैं? अक्षीय कंकाल में आते हैं। ठीक है। और अगर मैं उपांगीय या अनुबंधी कंकाल की बात करूं दोस्तों, तो उपांगीय उप अंग, उपांगियों से पता चलता है दोस्तों। अगर उपांगीय शब्द को अच्छे से तोड़ा जाए तो उपंग यानी शरीर के उपंग, जैसे कि कौन कौन है? हाथ हो गए, पैर हो गए। दोस्तों, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं उपांगीय या अनुबंधी कंकाल में आते हैं दोस्तों। अब पहले मैं बात कर लेता हूं अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। मैंने आपको बताया भी अच्छे से, कल भी बताया था। दोस्तों, बात की जाए सिर की, तो सिर में 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 29 अस्थियां होती है। सिर में 29 अस्थियां होती है। सीने में एक अस्थि होती है। तो सिर और सीने की एक अस्थि जिसे कहा जाता है स्टर्नम, तो 29 और एक कितनी हो गई? 30 हो गई। उसके अलावा दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिबल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्टिबल कॉलम कहा जाता है। बच्चे में 33 होती है और एडल्ट वयस्क में होती है दोस्तों 26। 26 इसमें हो गई। उसके बाद में दोस्तों पसलियां, पसलियों को कहा जाता है दोस्तों रिब्स। पसलियों को क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। पसलियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 24। 12 जोड़ी पसली हो गई दोस्तों। कितनी है? 12 जोड़ी। तो 24 तो हो गई रिब्स पसलियों में। 26 हो गए दोस्तों रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम में, है कि नहीं है? तो 24 और 26 कितने हो गए? 50 हो गए। और सिर में दोस्तों होती है कितनी? 29। और सीने की अस्थि हो गई 1। तो 29 31 और 50 80 हो गई। तो ये हो गया दोस्तों अक्षीय कंकाल। उसके बाद में दोस्तों उपांगीय या अनुबंधी कंकाल की बात करूं मैं दोस्तों, तो एक हाथ में होती है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो मैंने कल भी बताया था, मनुष्य होता है वो 4 पैरों वाला प्राणी होता है। कितने पैरों वाला? 4 पैरों वाला प्राणी होता है। जो अग्रपाद होता है दोस्तों, अग्रपाद को कहा जाता है हाथ। एक दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। एक पैर में 30 हड्डी होती है, दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60। तो दोनों हाथों और दोनों पैरों में दोस्तों 120 हड्डी होती है। दोनों हाथों में 60 होती है, दोनों पैरों में कितनी होती है? 60 होती है। 60 60 120। और दोस्तों उसके बाद में आती है मेखलाएं। मेखलाओं की संख्या होती है दोस्तों 6। तो उपांगीय अनुबंधी कंकाल में दोस्तों 126 अस्थियां होती है। और अक्षीय कंकाल की बात की जाए तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। तो 80 और 126 दो 180 और 126 दोनों मिलकर के दोस्तों 206 अस्थियों का निर्माण करती है। अक्षीय कंकाल और उपांगीय अनुबंधी कंकाल मिलकर के 206 अस्थियों का निर्माण करती है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब दोस्तों अक्षीय कंकाल की बात कर लेते हैं, जो अपन ने कल पढ़ा था। अक्षीय कंकाल में अपन ने शुरू में पढ़ा था दोस्तों सिर में 29 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होती है दोस्तों? 29 अस्थि होती है सिर में। मैंने आपको 29 अस्थियां पूरी गिनाई थी, जिसमें से मैं पहले अब भी दोबारा गिना देता हूं दोस्तों। कपाल या करोटी, अपनी जो कपाल होती है, जो करोटी होती है दोस्तों, इसमें 8 अस्थि होती है। और ये कपाल या करोटी होती है ना, ये मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। जो अपना ब्रेन होता है, इस ब्रेन की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कपाल या करोटी। कौन करता है? कपाल या करोटी करता है दोस्तों। चेहरे, फेस पे 14 हड्डी होती है दोस्तों। कितनी हड्डी होती है? 14 होती है। कान दोस्तों, कानों में एक कान में 3 अस्थि पाई जाती है, दोनों कानों में मिलकर के 6 अस्थि होती है, और कान में 6 अस्थि पाई जाती है। एक होती है कंठ की अस्थि। कंठ की अस्थि को दोस्तों कहा जाता है हायोड। दोस्तों ये एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। कान की कौन सी है? एकमात्र ये स्वतंत्र अस्थि होती है। शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसे, क्योंकि ये और अन्य अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं रहती, अन्य हस्तियों से या अन्य हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं रहती, स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई हड्डी रहती है, केवल मांसपेशियों से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। अब आज बात करते हैं दोस्तों, सिर में अपन ने 29 हड्डी कल तक पढ़ ली थी। अब आज बात करते हैं दोस्तों कर्ण अस्थि, कान ईयर बोन। आज बात करेंगे दोस्तों ईयर बोन या फिर कर्ण अस्थि। होता क्या है दोस्तों? तो सर्वप्रथम में अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो जो कान का जो पर्दा होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है टिम्पेनम। दोस्तों मैं वही बात बताने वाला हूं आपको जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कि फालतू में आपके पेज भरे, आपकी बुक भरे, कोई फायदा नहीं है। जो भी बताऊंगा पूरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो कान के पर्दे को क्या कहा जाता है? टिम्पेनम। कान का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? कान के प्राथमिक कार्य की बात करूं तो अधिकांश लोग, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कान का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि कान का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है सुनने में सहायता करना। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप ये नहीं लिखोगे कि सुनने में सहायता करता है। कान का जो प्राथमिक कार्य होता है दोस्तों, वो होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना। क्या है दोस्तों? शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों कान के 3 भाग होते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों बाह्यकर्ण, एक होता है मध्यकर्ण, और एक होता है अंत्यकर्ण। दोस्तों जो मध्यकर्ण होता है, इसमें अस्थि पाई जाती है। और मैंने बताया कि एक कान में 3 अस्थि होती है। एक कान में कितनी अस्थि होती है? 3 अस्थि होती है, ठीक है। तो मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक है मिलियस, एक का नाम है मिलियस, एक का नाम है इनकस, और अगली का नाम है दोस्तों स्टेपिज। अगर मैं पहली अस्थि की बात करूं दोस्तों, मिलियस अस्थि की बात करूं, तो मिलियस का आकार है ना दोस्तों, वो हथौड़े के समान होता है। अपने जो बेसिकली घरों में यूज लिया जाता है दोस्तों हथौड़ा, उसके जैसा होता है। इसलिए दोस्तों इस कारण से हेमर अस्थि भी कहा जाता है। इस कारण से क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमर अस्थि कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी कौन सी है? इनकस थी। और तीसरी कौन सी है? स्टेपिज। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि स्टेपिज जो अस्थि होती है, उसको तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 3 mm की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 mm की होती है। और इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये कान में पाई जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन ने, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अपन ने सर्वप्रथम में पढ़ा कि कान का जो पर्दा होता है उसे टिम्पेनम कहा जाता है। कान का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कान का प्राथमिक कार्य है दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखना। कान के 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंत्यकर्ण। कान में अस्थि इसमें पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मध्यकर्ण में पाई जाती है दोस्तों। मध्यकर्ण में पाई जाती है। और कितनी अस्थि पाई जाती है? 3 अस्थि होती है। कान में 3 अस्थि होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मिलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपिज। दोस्तों मिलियस अस्थि होती है, मिलियस मेलियस दोस्तों मेलियस अस्थि का जो आकार होता है वो हथौड़े के समान होता है। इस कारण से दोस्तों हेमर अस्थि कहा जाता है। और दूसरी बात की जाए स्टेपिज की, तो दोस्तों स्टेपिज होती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है, और इसकी लंबाई होती है दोस्तों 3 mm। कितनी होती है? 3 mm।
तो आपको दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको कान के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपने कान के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों पसलियों की, कि पसलियाँ होती क्या है। क्योंकि कंकाल तंत्र में कल की वीडियो में अपन ने सिर पढ़ा था, आज कान पढ़ लिए, और उसके बाद में दोस्तों अगले जो बात करते हैं वो पसलियों की बात करते हैं कि पसलियाँ होती क्या है। दोस्तों पसलियों को इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। दोस्तों पसलियों की बात करो तो पसलियों की जो संरचना होती है ना, वो एक पिंजरे के समान होती है। दोस्तों जो पसलियाँ होती है ये पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से और आगे सीने की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों स्टर्नम, उससे जुड़ी हुई रहती है। और यह जो पसलियाँ होती है यह हमारे दोनों फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखती है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य कि दोनों फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखना। मैंने बताया दोस्तों कि जो पसलियाँ होती है वो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से, आगे की तरफ सीने की अस्थि से, और बीच में इसका पसलियों का आवरण होता है। दोस्तों ये तीनों मिलकर के पसली पंजर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? पसली पंजर का निर्माण करती हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पसली पंजर में कौन कौन होता है। दोस्तों पसली पंजर में रीढ़ की हड्डी होती है, सीने की अस्थि होती है और एक स्वयं पसलियों का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है? पसली पंजर का निर्माण करती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों ये पसली पंजर होता है ये हार्ट और दोनों फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? हार्ट जो हृदय और दोनों जो लंग्स होते हैं उनकी रक्षा करता है। अब दोस्तों बात आती है कि पसलियों की संख्या होती कितनी है। दोस्तों पसलियों की संख्या ना वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। और इनकी जो संख्या होती है टोटल वो होती है 24। कितनी होती है? 24। और कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है और इनकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है 24। कौन कौन सी होती है मैं आपको दोस्तों एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो एक बेसिकली देखी जाए तो शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसलियाँ होती है उन्हें दोस्तों वास्तविक सत्य पसलियाँ कहा जाता है। अब दोस्तों वास्तविक सत्य पसली क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों किस तरीके से होती है मैं आपको बता देता हूँ। पीछे की तरफ होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी, जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी हो गई, और आगे की तरफ होता है दोस्तों सीने की अस्थि, ये सीने की अस्थि हो गई। दोस्तों सर्वप्रथम में जो रीढ़ की हड्डी है इससे जो सीने की अस्थि होती है इससे शुरू में 7 पसलियां जुड़ी रहती है। 7 पसलियां जुड़ी हुई रहती है। तो 7 पसलियां जुड़ी हुई रहती है, पूरी तरीके से जुड़ी हुई रहती है। इस कारण दोस्तों इसे वास्तविक सत्य पसलियां कहा जाता है। इस कारण से क्या कहा जाता है? वास्तविक सत्य पसलियां कहा जाता है। और 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और जो 10वें नंबर की जो पसलियां होती है दोस्तों ये क्या करती है? ये 7वीं जोड़ी जो पसली होती है उससे जुड़ी हुई रहती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आभासी या कूट, नकली पसलियां कहा जाता है। कूट को क्या कहा जाता है दोस्तों? नकली कहा जाता है। इसलिए दोस्तों 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसली को क्या कहा जाता है? आभासी या कूट कहा जाता है। और 11वीं और 12वीं जो पसली होती है दोस्तों ये क्या करती है? यह हवा में तैरती रहती है। ये क्या करती है दोस्तों? हवा में तैरती रहती है। 11वीं और 12वीं जो जोड़ी पसली रहती है ये हवा में तैरती रहती है दोस्तों। इस कारण इसे मुक्त या पलावी या तैरने वाली पसली भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा पसली। अब आशा करता हूँ आपको पसली समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पसलियाँ होती है दोस्तों, पसलियों को इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। इसकी संरचना एक पिंजरे के समान होती है। ये दोनों फेफड़े और दोनों लंग्स और हार्ट, हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये दोस्तों सुरक्षा प्रदान करती है कौन? पसलियाँ। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, टोटल 24 होती है। टोटल पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती है दोस्तों और टोटल 24, इनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और बात की जाए तो दोस्तों जो पसली होती है पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से, आगे की तरफ जो सीने की अस्थि होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है उससे जुड़ी हुई रहती है, और बीच में इसका खुद का आवरण होता है। ये तीनों मिलकर के दोस्तों पसली पंजर का निर्माण करती है, और दोनों लंग्स और एक हार्ट इनकी सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने बताया शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसली होती है दोस्तों उन्हें वास्तविक सत्य पसलियाँ कहा जाता है।
उन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक सत्य पसलियाँ कहा जाता है। और 8वीं 9वीं और 10वीं नंबर की जोड़ी की जो पसलियाँ होती है उन्हें आभासी या कूट पसलियाँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आभासी या कूट? क्योंकि दोस्तों ये नकली पसली क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7वीं पसली से जुड़ी रहती है, 7वीं जोड़ी जो पसलियाँ होती है उससे जुड़ी रहती है। और 11वीं और 12वीं को मुक्त पलाव या तैरने वाली पसली क्यों कहा जाता है, क्योंकि हवा में तैरती रहती है, सॉरी हवा में नहीं, लेकिन ये तैरती रहती है दोस्तों। ये जो 10 तक की 10 जोड़ी जो पसली होती है, ना तो ये सीने से जुड़ी हुई, सीने की अस्थि होती है, ना तो इससे जुड़ी हुई रहती, ना फिर ये जो 8वीं 9वीं 10वीं पसली जोड़ी पसली या 9 से जुड़ी हुई रहती है, मुक्त अवस्था में तैरती हुई रहती है, इसलिए इसे तैरने वाली पसलियाँ कहा जाता है। तो ये रही दोस्तों अपनी पसलियाँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी की बात करो दोस्तों, तो रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है कशेरुकी की दंड। जिन भी जंतु या प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कशेरुकी प्राणी। उन्हें क्या कहा जाता है, कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। दोस्तों कशेरुकी प्राणी, जिनमें जंतु या प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। और कशेरुकी प्राणियों को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने कंकाल तंत्र के पार्ट 1 में भी बताया था। पिछली वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था, इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। पहला वर्ग है वो है मछली। मछली को क्या कहा जाता है, मछली आती है दोस्तों पीसीज वर्ग में। किस में आती है, पीसीज वर्ग में आती है। दूसरा है उभयचर, उभयचर में आता है एम्फीबिया, जैसे मेंढक हो गए दोस्तों, ये सब किस में आते हैं, उभयचर में आते हैं। तीसरा हो गया सरीसृप, सरीसृप में दोस्तों सर्प हो गए, छिपकली हो गई, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। पक्षी, पक्षी आते हैं दोस्तों एबीज, पक्षियों को पक्षी किस में आते हैं, एबीज वर्ग में आते हैं। स्तनधारी होते हैं दोस्तों, स्तनधारी होते हैं मेमेलिया, स्तनधारी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेमेलिया कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो वर्ग है, 5 प्रकार के जो वर्ग हैं, इसमें कशेरुकी दोस्तों रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इन 5 प्रकार के, इन 5 वर्गों में। ठीक है, इन्हें कशेरुकी कहा जाता है दोस्तों, कशेरुकी वर्ग कहा जाता है। अब बात आती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, ये मस्तिष्क से चलती है और कमर तक रहती है। हमारे जो मस्तिष्क का हिस्सा है ना, पश्च हिस्सा, वहां से चलती है दोस्तों, और ये पीछे नीचे नीचे तो कमर तक दोस्तों, कमर तक चलती है। जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चे में रीढ़ की अस्थियों की जो संख्या होती है, रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है 33। और जो वयस्क होता है एडल्ट, उसमें होती है दोस्तों 26। उसमें कितनी होती है, 26 होती है, 26। आगे देखिए, इन हड्डियों को क्या कहा जाता है, कशेरुका कहा जाता है। इन हड्डियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, कशेरुका कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के फोरामेन या महारंध्र छिद्र से निकलती है, और इस छिद्र शरीर का सबसे बड़ा छिद्र है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने बताया अभी दोस्तों कि मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में एक फोरामेन छिद्र होता है, जो कि शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है, और वहां से रीढ़ की हड्डी निकलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीढ़ की हड्डी का कार्य। रीढ़ की हड्डी के क्या क्या कार्य हैं, तो दोस्तों अपन को खड़े रखने में सुरक्षा सहायता प्रदान करती है, झुकने में, उठने में, मुड़ने में हेल्प करती है, सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। तीसरा कार्य इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जब मस्तिष्क वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है, इसमें 2 चीज पढ़ते हैं, तो ब्रेन पढ़ते हैं, एक मेरुरज्जु पढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरुरज्जु उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब जो पश्च मस्तिष्क से फोरामेन जो छिद्र होता है, उसमें से रीढ़ की हड्डी निकलती है। इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच दोस्तों, जैसे कि दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी है, दोनों रीढ़ की हड्डी है, और इसके बीच में ये मेरुरज्जु उपस्थित होता है, तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। मेरुरज्जु का कार्य क्या है, वो मस्तिष्क वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। रीढ़ की हड्डियों की संरचना दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रीढ़ की पहली हड्डी होती है, पहली कशेरुका होती है, उसे कहा जाता है एटलस। उसे क्या कहा जाता है, एटलस। द्वितीय कशेरुका कहा जाता है दोस्तों एक्सिस। द्वितीय को क्या कहा जाता है, एक्सिस। और जो आरंभ की जो 7 गर्दन की अस्थियां होती है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है सर्वाइकल या ग्रीवा। उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाइकल या ग्रीवा कहा जाता है। और वक्ष सीने की जो 12 अस्थि होती है, उन्हें कहा जाता है थोरेसिक। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, थोरेसिक कहा जाता है। और उसके अलावा जो कमर की जो अस्थि होती है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है लंबर। दोस्तों मैंने बताया कि एडल्ट में 26 रीढ़ की अस्थि होती है। तो दोस्तों 7 हो गई गर्दन की, 12 हो गई वक्ष सीने की,
सातों को सर्वाइकल कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। 12 वक्ष सीने की अस्थि होती है, उन्हें थोरेसिक कहा जाता है। कमर की को लंबर कहा जाता है। इस रीढ़ की हड्डी में सबसे लंबी अस्थि होती है दोस्तों, ये कमर की सबसे लंबी अस्थि होती है। तो 12 और 5 17, और 17 7 कितने हो गए दोस्तों? 24। 17 7 24 हो गए। अब बची अपने पास 2 अस्थियां। तो दोस्तों 25वें नंबर की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है सेक्रम। उसे क्या कहा जाता है? सेक्रम या त्रिकशेरुका कहा जाता है। और 26वें नंबर की जो अस्थि होती है दोस्तों उसे कहा जाता है कोडल या पुच्छकशेरुका। अब दोस्तों बात आती है कि बच्चे में तो होती है 33, वयस्क में होती है 26। तो भाई बाकी की जो हस्तियां होती है वो कौन सी है? तो दोस्तों अब बताता हूं आपको कि बाकी की हस्तियां कौन सी हैं। बच्चे में सेक्रम की संख्या होती है वो होती है 4। चारों मिलकर के एक अस्थि का निर्माण करती है जो कि 25वें नंबर की है। ठीक है। और कोडल होती है, कोडल की संख्या बच्चे में होती है 5 जो कि एक अस्थि का निर्माण करती है। और वयस्क या एडल्ट में 26वें नंबर की है। दोस्तों ये कोडल जो अस्थि होती है, कोडल जो अस्थि होती है ये हमें यह ज्ञान करवाती है कि पिछले पिछले जो पूर्वज थे हमारे उनमें पूंछ हुआ करती थी, क्योंकि इसे पूंछ अस्थि, पूंछ कशेरुका भी कहा जाता है। दोस्तों इससे ही कोडल से हमें यह पता चलता है कि पूंछ या 25वें नंबर की हमें कभी पूंछ हुआ करती थी। तो इस बात का पता किससे चलता है दोस्तों? 26वें नंबर की जो हड्डी होती है कोडल, उससे पता चलता है। दोस्तों ये थी इनकी संरचना। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। पहले कशेरुका होती है उसे एटलस कहा जाता है। द्वितीय को एक्सिस कहा जाता है। आरंभ की जो 7 गर्दन की अस्थियां होती है उन्हें सर्वाइकल या ग्रीवा कहा जाता है। वक्ष सीने की जो 12 अस्थियां होती है उन्हें थोरेसिक कहा जाता है। कमर की 5 अस्थि होती है उन्हें लंबर कहा जाता है। ये शरीर, ये रीढ़ की हड्डी में सबसे लंबी अस्थि होती है दोस्तों। और 25वें नंबर की अस्थि को कहा जाता है सेक्रम, जिसे त्रिकशेरुका भी कहा जाता है। 26वें नंबर की को कोडल या पूंछ कशेरुका कहा जाता है, जो कि कभी हमें ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान देती है दोस्तों, यही फिर ये एहसास दिलाती है कि कभी हमें भी पूंछ हुआ करती थी। 26वें नंबर की सेक्रम की जो संख्या होती है वो बच्चे में 4 होती है। और कोडल्स की संख्या होती है वो 5 होती है। चारों मिलकर के एक अस्थि का निर्माण करते हैं जो कि 25वीं है सेक्रम। और कोडल की अस्थि 5 होती है, पांचों मिलकर के पांचों जुड़ करके एक हो जाती है, और ये 26वें नंबर की कोडल अस्थि का निर्माण करती है। अब इसकी संरचना किस प्रकार होती है वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये ब्रेन हो गया। ब्रेन के बारे में दोस्तों, ये जो छिद्र हो गया ये पश्च मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क के फोरामेन या महारंध्र छिद्र है। और इस छिद्र से दोस्तों रीढ़ की हड्डी निकलती रहती है। इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से निकलती है। और दोस्तों जो मेरुरज्जु होता है वो इन रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच इस तरीके से स्थित होता है। तो दोस्तों मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान भी करती है। सर्वप्रथम की जो 7 अस्थियां होती हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सर्वप्रथम की जो 7 अस्थियां होती है उन्हें दोस्तों सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरुका कहा जाता है। और जो बीच में जो सीने की या वक्ष की जो 12 अस्थियां होती है उन्हें सेक्रम या त्रिकशेरुका कहा जाता है। सॉरी, बीच में सर्वप्रथम की गर्दन की 7 अस्थियों को सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरुका कहा जाता है। बीच में सीने की या वक्ष की जो 12 अस्थियां होती है उन्हें थोरेसिक कहा जाता है। कमर की 5 अस्थियों को लंबर कहा जाता है। 25वें नंबर की, ये तो हो गई दोस्तों, टोटल गिनेंगे आप तो 24 हो गई। 25वें नंबर की जो अस्थि होती है सेक्रम कहा जाता है। 26वें नंबर की अस्थि को क्या कहा जाता है? कोडल कहा जाता है। तो इस तरीके से कांटेनुमा इस तरीके से निकली हुई रहती है अस्थियां। इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये इसकी संरचना होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अपन ने अक्षीय कंकाल पूरा कर लिया। अक्षीय कंकाल में अपन ने सिर पढ़ लिया, कान पढ़ लिए, ठीक है, पसलियाँ पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, और दोस्तों स्टर्नम एक ही है दोस्तों, वो सीने की अस्थि है, ये पढ़ लिया। टोटल आप मिलाकर देखोगे दोस्तों 80 अस्थि हो गई, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में बता दी दोस्तों। अब बात आती है अनुबंधी
या उपांगीय कंकाल की, जिसमें 126 अस्थियां होती हैं दोस्तों, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।